नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नितिन नवीन ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता समेत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। तो वहीं कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि नितिन नवीन दुनिया के सबसे बड़े दल के अध्यक्ष बने हैं और हमने शून्य से शिखर तक का सफर देखा। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक संस्कार और एक परिवार की पार्टी है। बीजेपी पद से नहीं, प्रक्रिया से चलती है और हमने सत्ता को यहाँ सुख नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है। साथ ही नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी दिग्गजों का आभार व्यक्त किया। नितिन नवीन जी, आप मुख्यमंत्रीगण, प्रदेश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। देहरादून में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि पहली बार शुरू की गई है एकल महिला स्वरोजगार योजना और नंदा गौरा योजना के पात्र लाभार्थियों को फरवरी के पहले सप्ताह में धनराशि वितरित कर दी जाएगी। नंदा गौरा योजना के तहत अब 34,852 इंटरमीडिएट पास छात्राओं और 6,021 नवजात बालिकाओं की सूची तैयार की जा चुकी है। कल महिला स्वरोजगार योजना में 504 महिलाओं की सूची तैयार है। मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए 1 लाख सहायता और वृद्ध महिलाओं के लिए नई योजना और गांव-गांव सर्वे की तैयारी की जानकारी ली। महिला सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का समीक्षा की गई है, जिसमें विशेषतः हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है नंदा गौरा योजना, जिसको लेकर आज सभी जनपदों की स्थितियों को समीक्षा की गई है, जिसमें लगभग 11 जनपदों ने अपनी रिपोर्ट जो है वो स्क्रूटनी करके वो भेज चुके हैं और शेष अभी 2-3 जनपदों के अभी आने हैं। वैसे हमारे यहाँ पर लगभग जो 12वीं पास हमारी छात्राएं हैं उनका 2025-26 का वो लगभग 34,852 की उनकी संख्या पूरे प्रदेश भर के निकल कर आई है। जो हमारे जन्म लेने वाली बालिकाएं हैं वो 6,021 जो हैं वो वर्ष 25-26 के निकल कर आई हैं, जिनका भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र लगभग 184 करोड़ 49 लाख 9,000 के करीब जो धनराशि है वो भुगतान किया जाना है, जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों को आज निर्देशित किया है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है 6 जनपदों के भी जो औपचारिकताएं रह गई हैं, जो उनकी कमेटियों की बैठक होनी है जो रह गई हैं, उसे औपचारिकताएं को पूर्ण करें और इनको सभी को हम लोग फेब माह के प्रथम सप्ताह में हम नंदा गौरा योजना उनके खातों में सीधे सीधे डीबीटी करें, इसकी व्यवस्था करना वो सुनिश्चित करें। ये दिशा निर्देश उत्तराखंड में कई गांव जहां पानी समेत कई बुनियादी सुविधाओं के लिए ये परेशानियों से जूझ रहे हैं, वहीं राज्य के सांसद अपनी निधि का एक बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में खर्च कर रहे हैं। सूचना के अधिकार आरटीआई के भीतर इसका खुलासा हुआ है। आरटीआई के माध्यम से मिले दस्तावेजों के मुताबिक सांसदों ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में ट्यूबवेल लगवाने और स्कूल और सामुदायिक भवन निर्माण और जल निकासी जैसे कार्यों के लिए 1.28 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने आगरा जिले में विशेष ध्यान दिया और इस जिले के लिए भी उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल बता दें 1 करोड़ की धनराशि आवंटित की। और राज्यसभा सांसद ने हरियाणा में स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवनों के लिए भी 25 लाख आवंटित किए। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय के कार्यकाल में 2010 से 2016 के बीच स्वीकृत धनराशि 10 दिसंबर 2025 को आवंटित की गई। उन्होंने गोरखपुर में जल निकासी सड़कों के लिए 3 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। इस संबंध में बीजेपी के प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि अब देश में नया नियम आ चुका है कि सांसद देश के किसी भी राज्य में सांसद निधि खर्च कर सकते हैं, क्योंकि देश के कई राज्यों में उत्तराखंड के निवासी रहते हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। देखिए, सांसदों का विशेष अधिकार है। 2024 के बाद जो नया नियम आए उसमें सांसद 50 लाख तो प्रति वर्ष अपनी निधि का अन्य राज्यों में पूरे भारत में कहीं भी खर्च कर सकता है। पहली बात तो हमें क्षेत्रवाद, भाषावाद इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, छोटी चीज़ों पर नहीं बांटना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस इस प्रकार की बात कर रही है तो कांग्रेस के सांसदों ने तो गोवा और महाराष्ट्र तक जो है सांसद निधि दी है, उसके भी आंकड़े आपको मैं दे देता हूँ। लेकिन महारानी और अन्य जो हमारे सांसद हैं उनके पास उत्तराखंड के जो निवासी हैं, अन्य प्रदेशों में निवास करते हैं,
जब उनकी समस्या वहाँ नहीं सुनी जाती, तो हर उत्तराखंडी के साथ जो है हम है ना, भाजपा है, इसलिए जो है उन्होंने अपने विकास कार्यों के लिए वहाँ पे संसद निधि दी थी। कोई नियम नहीं तोड़ा, कोई नियम विरुद्ध नहीं दिया। तो कांग्रेस को इस पर भी ऐतराज है। कांग्रेस इसका मतलब विकास के विरुद्ध है और विकास के खिलाफ। बहुत ही अचंभित कर देने वाली एक खबर छपी है कि उत्तराखंड हमारे प्रदेश के कई सांसद गणों ने अपनी सांसद निधि को प्रदेश के इतर बाहर के राज्यों में खर्च किया है। ये बहुत ही विस्मय की स्थिति है कि प्रदेश के सांसदों की निष्ठा इस प्रदेश में सीमित न होकर अन्य प्रदेशों में भी उनकी निष्ठा जुड़ी हुई है और वो निष्ठा अन्य प्रदेशों के लिए भी प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि जिस संसदीय क्षेत्र से, जिस प्रदेश से हमारे माननीय सांसद बने हैं, उस प्रदेश की जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। हमारा प्रदेश ऐसे ही मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमारे प्रदेश के लोग जूझ रहे हैं और ऐसे में हमारे प्रदेश के लोगों के उन मूलभूत आवश्यकताओं को दरकिनार करके, जिसमें कि स्कूलों में कक्षों का निर्माण करना हो, स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था करना हो, हमारे महिला मंगल दलों को तमाम गांव के अनुरूप आवश्यक जो साधन उपलब्ध कराए जाने होते हैं उनकी बात हो, या फिर कहीं पर छोटी छोटी पेयजल लाइनों की बात हो, कहीं पर किसी अस्पताल में एम्बुलेंस की बात हो, इन सब बातों को दरकिनार करके बाहर के प्रदेशों को सांसद निधि खर्च किया जाना प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। तो राज्यसभा सांसद ने हरियाणा में आवंटित किए गए 25 लाख रुपए की यहां पर बात कही है, तो दूसरी तरफ इसको लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। गणेश गोदियाल की तरफ से कहा जा रहा है इस तरीके से राशि का इस्तेमाल जब दूसरे राज्यों के लोगों के लिए किया जा रहा है तो प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए आखिरकार सांसदों की जेब खाली क्यों हो जाती है। इस तरीके से उत्तराखंड में भी लोगों को बेहद जरूरत है और सांसद निधि के तहत आखिरकार क्या कुछ पैसा यहाँ खर्च किया जा रहा है उसका ब्यौरा भी देना बेहद जरूरी हो जाता है। तो सांसद निधि दूसरे प्रदेशों में खर्च की जा रही है। टिहरी सांसद ने आगरा पर विशेष ध्यान दिया और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि स्वीकृत की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के हरिपुर कला के जिला पंचायत सदस्य तिफ्या पेलपाल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को मजबूती से उठाया। मुलाकात का मुख्य मुद्दा सप्तऋषि चुंगी से आगे हरिद्वार सीमा क्षेत्र में फुटओवर ब्रिज निर्माण को लेकर रहा। हाल ही में हुए सड़क हादसे का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि दुर्घटना में पुलिस बूथ तक क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके यहाँ पर पैदल चलने वालों की जान हर समय खतरे में रहती है। वही जिलाधिकारी ने समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए जिला पंचायत सदस्य को आश्वासन दिया है। आज विशेष तौर पे हम जो हमारा हरिपुर कला के क्षेत्र की जो कनेक्टिविटी का मामला था, इस संदर्भ में आज हम जिलाधिकारी हरिद्वार जी से मुलाकात हमने की है और जो हमारा आज का मेन मुद्दा है वो है सप्तऋषि जो चुंगी है उससे थोड़ा सा आगे वो हरिद्वार सीमा में पड़ता है। वहाँ पर हम लोगों की बहुत पहले से सप्तऋषि जो चुंगी है उससे थोड़ा सा आगे हमारी एक मांग है कि वहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए। आपने देखा होगा हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ है और उसमें जो पुलिस बूथ है वो पूरा डैमेज हो चुका है। तो हमारी मांग सरकार से, शासन प्रशासन से यही है कि वहाँ पर जल्द से जल्द फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए। साथ ही जो हमारे हरिपुर कला में सीवरेज का काम चल रहा है, सीवर लाइन बिछाए जाने का काम चल रहा है नमामि गंगे के तहत, उसमें भी अव्यवस्थित तरीके से काम किया जा रहा है। जगह जगह मार्किंग तो कर दी गई है परंतु वहाँ पर सीवर लाइन बिछाए जाने का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। जगह जगह गड्ढे हैं और कुछ भी व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो इसी विषय में आज हमने हरिद्वार जो हमारे डीएम साहब हैं उनसे मुलाकात की है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द ही इन समस्याओं का निवारण किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल के धारी इलाके में 3 महिलाओं की गुलदार के हमले से जान गंवाने के बाद ग्रामीणों में भारी रोष है। हालांकि वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने में सफलता हासिल की है, लेकिन इसके बावजूद भी धारी इलाके में गुलदार की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते ग्रामीणों ने वन विभाग के साथ धारी तहसील का घेराव किया और गुलदार से निजात दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने मांग की कि जिस प्रकार दंगों में पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जाती है उसी तरह से इलाके में भी वन विभाग के कर्मियों की तैनाती की जाए।
कोई हल नहीं है। प्रशासन क्या इतनी दहशत होगी बाकी की स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। आपदा मद में जिलाधिकारी पैसा दें और पैरामिलिट्री फोर्सेस जिस तरह से तैनात की जाती उस तरह से वन विभाग के एक्सपर्टों को लाकर बच्चों को पायलट करके उनको लाने और ले जाने की जिम्मेदारी वन विभाग की। मैंने जिलाधिकारी से स्पष्ट रूप से कहा उसको वो करेंगे। और जानवरों का जो चारा है वो पक्षपात करके दिया जा रहा है, यानी जो विधायक के लोग हैं उनके घरों में चारे के बंडल भरे हुए और जिनके जानवर भूखे मर रहे हैं उनको चारा नहीं मिल रहा। तो हमने इस बात का ऐतराज दिया, चारा समान रूप से बटेगा, लाइटें समान रूप से लगेंगी और नहीं होगा तो बहुत जल्दी इसमें हम कुमाऊं कंजर्वेटर, कुमाऊं वन विभाग के चीफ का और जिलाधिकारी की हरिद्वार को साफ, स्वच्छ और सुंदर जिला बनाने के लिए प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को 2 महीने पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में अभियान शहरों से लेकर गांव तक प्रभावी रूप से चलाया जा रहा है। अब स्वच्छता अभियान को और तेज करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों का विभागवार रोस्टर जारी किया गया है, जिसके तहत 31 जनवरी तक अब यहां पर महा स्वच्छता अभियान पखवाड़ा चलाया जाएगा। और वहीं प्रशासन ने आमजन से स्वच्छता में सहभागी बनने की अपील की। देखिए, करीबन 2 महीने से माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शंस में हम लोग पूरे जनपद में सफाई अभियान, सौंदर्यीकरण अभियान चला रहे हैं। अभी हम लोग सभी डिपार्टमेंट्स को अवेयर कर चुके हैं, जनमानस में भी ये मैसेज जा चुका है। धीरे धीरे हम इसको और भी एक्सपांड कर रहे हैं, जगह जगह और कहाँ कहाँ पे कचरे की शिकायतें आ रही हैं उसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिससे कि लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है। और हमने देखा कि पिछले 1-1.5 महीने में जो कचरे का जो कलेक्शन है वो भी काफ़ी संख्या में बढ़ा है, जिससे कि साबित होता है कि कचरे के उठान में भी गति आई है। और लोगों ने भी जुर्माने की कार्रवाई हमने क्योंकि बढ़ाई है सभी नगर निकायों से, तो लोग अवेयर भी हो रहे हैं। साथ ही हम इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी बाहर से व्यक्ति आए, श्रद्धालु आए, पर्यटक आए, तो उसको एक अच्छा इमेज हमारे जनपद की मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद जिलाधिकारी सविन बंसल ने जर्जर विद्यालय भवनों को लेकर जीरो टॉलरेंस अपनाया। नतीजा ये रहा कि महज 10 दिनों में 100 स्कूलों की जर्जर भवन रिपोर्ट सामने आई, जो वर्षों से फाइलों में दबकर रह गई थी, जिसमें बहुत सारे सवाल दबकर रह गए और जो आज जाकर सामने आए हैं। रिपोर्ट देखिए। जिले में वर्षों से सैकड़ों बच्चे ऐसे स्कूल भवनों में पढ़ने को मजबूर हैं जिनकी दीवारें कब गिर जाएं कोई भरोसा नहीं। छतों से सरिये झांक रहे हैं तो बरसातों में कमरों में पानी टपकता है और फिर भी बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। अब इस लापरवाही पर जिला प्रशासन ने निर्णायक प्रहार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद जिलाधिकारी सविन बंसल ने जर्जर विद्यालय भवनों को लेकर जीरो टॉलरेंस अपनाया। नतीजा ये रहा कि महज 10 दिनों में 100 स्कूलों की जर्जर भवन रिपोर्ट सामने आई, जो वर्षों से फाइलों में दबकर रह गई थी। देखिए, उत्तराखंड के नौनिहालों के और बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा सरकार का है और इसीलिए डीएम साहब ने कहा है कि जो स्कूल जर्जर हालत में हो चुके हैं या जिनकी स्थिति बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उनको ध्वस्तीकरण करना जरूरी हो गया है, या जहां पर खंडरनुमा हो चुके हैं, पेड़ पौधे उनके बीच में उग आए हैं, बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से ये कदम उठाया गया है। और आगे बहुत जल्दी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पीडब्ल्यूडी और लोक निर्माण विभाग जल्दी से जल्दी एस्टीमेट तैयार करके इन भवनों को तैयार करेगा और बच्चों की पढ़ाई भी इसमें खराब नहीं होगी। प्रशासन जब हरकत में आया तो जांच में चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। जिले के 79 विद्यालयों में भवन पूरी तरह से निष्प्रयोज्य पाए गए। इनमें 13 माध्यमिक और 66 प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। ये वो भवन है जहां बच्चों का बैठना तक खतरे से खाली नहीं था। इसके अतिरिक्त 17 विद्यालय आंशिक रूप से जर्जर मिले, जबकि 8 स्कूल भवन फिलहाल सुरक्षित पाए गए। जिलाधिकारी ने साफ कर दिया कि जिन 63 स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था पहले ही कर दी गई है, वहां तुरंत ध्वस्तीकरण होगा। शेष 16 विद्यालयों में पहले बच्चों की पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और उसके बाद भवन गिराए जाएंगे। अन्य स्कूलों में उन बच्चों को जो है शिफ्ट किया जाएगा और ऐसे स्कूल जिनमें बच्चों की जान के ऊपर हमेशा खतरा मंडराया रहता है और वो किसकी कमियों से है, इस चीज़ के लिए भी जांच के उन्होंने आदेश दिए हैं, क्योंकि इसमें कई तरह की उन अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही भी हो सकती है, शिक्षकों की लापरवाही भी हो सकती है, एस्टीमेट नहीं बनते हैं, सूचना नहीं देते हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसके लिए सविन बंसल जी ने आदेश भी दिए हैं और कहा है कि जल्दी से जल्दी ये स्कूल अच्छे तरीके से बढ़िया बनने का तैयार हो, ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई भी उसमें खराब ना हो। तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने ये कदम उठाया है, तो मुझे लगता है कि ये कदम गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे हमारे लिए और उनकी जान हमारे लिए सर्वप्रथम है कि हम उनको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं।
इसीलिए ये कदम डीएम साहब ने उठाया है और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा कदम है। ऐसे स्कूलों को जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उनको सुंदर और सुदृढ़ बना करके बच्चों की पढ़ाई को सुचारू किया जा सकता है। ध्वस्तीकरण और सुरक्षा कार्यों को लेकर 1 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत भी की गई है। लोक निर्माण विभाग को 7 दिन के भीतर आंगन तैयार करने को भी निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अब किसी भी हाल में जर्जर भवनों में पढ़ाई नहीं होगी। ये कार्रवाई सिर्फ भवन गिराने तक की नहीं, बल्कि शिक्षा विभाग की उस व्यवस्था पर भी सवाल है जिसने बच्चों की सुरक्षा को सालों से नजरअंदाज किया गया। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस कई बार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध चुकी है, लेकिन विपक्ष यहां अपनी भूमिका में सही साबित नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पहले से जर्जर पड़े स्कूलों को नजरअंदाज कर रही है, जिसका खामियाजा हमारे नौनिहालों को भुगतना पड़ता है। सरकार बार बार बहाना लगाती है, लेकिन अब खुद रिपोर्ट में प्रदेश के शिक्षा स्तर की पोल खुल गई है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से जिस बात को कहती आ रही है वो बात सदैव सत्य होती है। हमने कहा कि इस प्रदेश में स्कूलों की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है और मॉनसून में भी आपने देखा कि 1500 से ज़्यादा ऐसे स्कूल थे जो खुद रिपोर्ट कह रही थी शिक्षा विभाग की, जो जर्जर अवस्था में पूरे प्रदेश में थे, जो जिनमें आपदा के वक्त और मॉनसून के वक्त माता पिता अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते क्योंकि उन्हें किसी दुर्घटना का डर रहता है। और आज भी वही हुआ, जब रिपोर्ट मांगी डीएम सविन बंसल जी ने तो आपने देखा दून में ही 100 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनकी जो व्यवस्था है वो जर्जर स्थिति में है। तो आप सरकार कह रही है एक तरफ कि आप शिक्षा को जो है प्रोग्रेसिव की तरफ ले जा रहे हैं, शिक्षा में विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जब स्कूलों की ही स्थिति ऐसी है कि आपके पास भवन नहीं है, आपके पास शिक्षक नहीं है, आपके पास अरेंजमेंट नहीं है, और फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आप जो है इस प्रदेश के बच्चों को पढ़ा करके अच्छा भविष्य देने का कार्य करेंगे। आपको याद होगा कि एक रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई थी, उस रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि देहरादून में ही 142 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर जो है बालिकाओं के लिए शौचालय तक नहीं है। तो सरकार चाहती है क्योंकि जब पढ़ेगा प्रदेश तो सवाल पूछेगा प्रदेश, और भाजपा सरकार के पास सवालों के जवाब नहीं होते। यही वजह है कि ये चाहते नहीं है कि जो है कोई भी बच्चा इस प्रदेश में पढ़े। प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, हर विभाग का हर स्तर का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका यही हाल इस सरकार ने कर रखा है। सबसे बड़ा ये सवाल है कि अगर जिलाधिकारी की सख्ती ना होती तो क्या ये जर्जर स्कूल कभी सामने आते? जिन भवनों को अब निष्प्रयोजक घोषित किया गया है, क्या वो नई समस्या नहीं थे? कई स्कूल पिछले 5 से 10 साल से जर्जर हालत में थे, फिर भी ना तो समय पर निर्माण हुआ और ना ही रिपोर्टिंग। शिक्षा विभाग, निर्माण एजेंसियां व स्थानीय प्रशासन के बीच जिम्मेदारी तय न होने का खामियाजा सीधे बच्चों को भुगतना पड़ा। हर साल मामूली मरम्मत दिखाकर फाइल बंद कर दी गई, जबकि असल जरूरत भवन खाली करने और ध्वस्तीकरण की थी। अब जब कार्रवाई शुरू हुई है तो ये साफ हो गया है कि प्रशासनिक इच्छा शक्ति हो तो 10 दिन में भी तस्वीरें बदल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉटमिल टीवी। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद महत्वपूर्ण फैसलों से ये बात तो तय हो गई है कि उत्तराखंड जैसी धर्म नगरी के साथ किसी भी स्तर पर खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। धामी और बीजेपी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि हिंदुत्व, सनातन और विकास उनकी प्राथमिकता है, जिसके लिए उनकी सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और उसके लिए जमीन भी तैयार की जा रही है। चाहे बात समान नागरिक संहिता के मास्टर स्ट्रोक के चलाने की हो या फिर देवभूमि के आध्यात्मिक सांस्कृतिक स्वरूप को बचाने की, धामी सरकार कहीं भी पीछे नजर नहीं आ रही है। हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर मुख्य विपक्षी पार्टी को कड़ा संदेश तो दिया ही, साथ में हिंदुत्व को केंद्र में रखकर आगामी चुनाव की रूपरेखा भी तैयार कर दी है। देखिए 2027 हमारा विकास को लेकर के चुनाव होगा। जितनी योजनाएं हमारी थी, चाहे राज्य सरकार की हो या फिर केंद्र सरकार की हो, उन सब योजनाओं को लेकर के हम जनता के बीच में होंगे। हमने अपना काम करने का जो संकल्प लिया था उसको पूरा करने का काम पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। और जिस तरीके से जन जन की सरकार जन जन के द्वार पहुंच रही है,
पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अधिकारी कर्मचारी वहां तक पहुंच रहे हैं जहां तक कोई व्यक्ति अगर विभाग में नहीं पहुंच पाता हो, चाहे दिव्यांग हो या विकलांग हो, तो मुझे लगता है कि जो एक नैरेटिव सेट करने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व या सनातनी, देखिए सनातनी हम हैं क्योंकि हम सनातन इस देश में रहते हैं और हिंदुत्व हमारा हिंदुस्तान है और हम हिंदू हैं तो हमें गर्व है अपने ऊपर। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का जो नैरेटिव लोग सेट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि सौम्य और विनम्र राजनेताओं में गिनी जाती है। मुख्यमंत्री के तौर पर धामी ने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, लेकिन अब सीएम धामी उस छवि से कहीं आगे बढ़कर आक्रामक तेवरों में नजर आ रहे हैं। उनके तेवरों में ये बदलाव जमीनी राजनीति को लेकर उनकी बढ़ती हुई समझ को भी दर्शा रहा है। साथ ही साल 2027 में होने वाले चुनाव की ओर बढ़ते कदम के साथ विपक्ष पर तेज होते हमले और उत्तराखंड की डेमोग्राफी को लेकर जो वो बयान देते हैं उसमें साफ तौर पर हिंदुत्व और सनातन की झलक देखी जाती है, जिसे भाजपा नेता भी सही ठहराते हुए नजर आते हैं। हिंदुत्व तो हमारा एजेंडा है ही है, देश भी हमारा हिंदुत्व बनेगा, विकसित भारत बनेगा और उत्तराखंड भी हमारा जो है विकसित उत्तराखंड बनेगा। तो इस पर मुझे लगता है कि किसी को ये संशय नहीं होना चाहिए। सनातनी हमारा उत्तराखंड है और देवों की भूमि है और इस देवों की भूमि में भारतीय जनता पार्टी सनातन को भी लेकर के चलती है, हिंदुत्व को भी लेकर के चलती है और जो अपने किए गए विकास कार्य हैं उनको भी लेकर के चलती है। और पूरी की पूरी जो प्रदेश की जनता है इस वक्त पुष्कर सिंह धामी जी के साथ खड़ी है। आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी को भी एक बार फिर प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। ये मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद पुष्कर सिंह धामी जी को और भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है। अब बीजेपी भले ही हिंदुत्व की राह पर हो, लेकिन साल 2027 का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही कई मायनों में अहम होने वाला है। कांग्रेस इसे अस्तित्व की लड़ाई से जोड़कर देख रही है, तो बीजेपी के सामने लगातार तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी को प्री इनकम्बेंसी में बदलने की रणनीति को धरातल पर उतारने की कोशिश जरूर होगी। बीजेपी कई बार कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाती है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस सत्ताधारी भाजपा पर चुनाव से पहले ध्रुवीकरण कर राजनीति करने का आरोप लगाती है। 2027 के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व की पिच पर आक्रामक दिखने के अलावा भाजपा के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति ही भाजपा का एकमात्र सहारा है। क्योंकि जनता के लिए तो भाजपा की सरकार कुछ कर नहीं पाए, कहीं विकास नजर नहीं आ रहा है। घर घर में आज बेरोजगारों की फौज है, रोजगार देने में ये सरकार विफल रही है। बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाई है, आज बेटियां घर से निकलने में डर रही हैं। उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ा पाए हैं, पलायन को रोक नहीं पाए हैं। तो लगातार चौतरफा विफलताएं हैं सरकार की। अपनी उपलब्धियां तो ये सरकार गिना नहीं सकती है, क्योंकि जनता के दरवाजे पर किस मुंह से जाएं, इसलिए एकमात्र रास्ता ध्रुवीकरण की राजनीति का ही भाजपा के पास बचता है और वही भाजपा का एकमात्र सहारा है। अब कांग्रेस भले ही भाजपा पर तमाम तरीके के आरोप लगाती रही हो, लेकिन हाल ही में पुष्कर सिंह धामी के बयानों से ये साफ समझा जा सकता है कि सीएम धामी विकास सुशासन के एजेंडे के साथ साथ हिंदुत्व और सनातन को लेकर ही साल 2027 के चुनाव को साधने में जुटे हैं। जनवरी 2026 में सीएम धामी ने कांग्रेस पर कई निशाने साधे, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को सनातन विरोधी भी करार दे दिया, जिससे साफ होता है कि सरकार सनातन के एजेंडे पर जोरों शोरों से काम कर रही है। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले आक्रामक हिंदुत्व अभियान की योजना भी बनाई जा रही है, जिसमें लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई और डेमोग्राफी को न बदलने जैसे मुद्दों को शामिल किया जा रहा है। 2027 में होने वाले अर्धकुंभ को लेकर भी धामी सरकार सक्रिय नजर आ रही है। कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने जैसी मांगों पर संतों के साथ चर्चा हो रही है, ताकि सनातन की मर्यादा को बनाकर रखा जाए। धामी सरकार ने सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून भी बनाया, जिसमें जबरन धर्मांतरण करने के लिए उम्र कैद तक की सजा और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। सनातन धर्म की छवि खराब करने वाले फर्जी बाबा और पाखंडियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया, जिसको ऑपरेशन कालनेमी का नाम दिया गया। सरकार ने लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चलाकर सरकारी भूमि से 10,000 एकड़ से अधिक अवैध अतिक्रमण मुक्त कराया। इसमें 500 से अधिक अवैध मज़ारे और धार्मिक संरचनाओं को हटाया गया है। साथ ही धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को भी खत्म कर दिया गया।
सरकार ने हाल ही में एक और बड़ा फैसला किया, जिसमें उन्होंने संस्कृत और वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 13 जिलों में संस्कृत ग्राम विकसित किए और सरकारी कार्यों की नेम प्लेट पर संस्कृत का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया। तो सवाल यह है कि क्या हिंदुत्व और सनातन के नाम पर वाकई 2027 का चुनाव बीजेपी फतेह कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।